चलिए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ये पहला वीडियो होगा, इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में हम केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी शुरुआत कैसे किया गया इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हर एक वीडियो जैसे आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना है, हर एक वीडियो के बाद एक वीडियो पढ़ना है, तभी आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आएगी। केमिस्ट्री के बाद फिर हम फिजिक्स भी और बायोलॉजी का भी हम वीडियो बना करके आपको देते रहेंगे। आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी समझ में आएगा। इसलिए क्योंकि विज्ञान की परिभाषा ही है, विज्ञान जो है सो क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान जो होता है प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष पर आधारित होता है। इसीलिए इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि सबसे पहले हम जब विज्ञान की परिभाषा देते हैं तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की परिभाषा ये होती है कि प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइंस को समझने के लिए हमेशा आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तभी आएगा, नहीं तो आप बीच से एक एक वीडियो देखते रहिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको समझ में कम आएगा। चलिए अब हम बातें कम करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जो केमी शब्द है CHEMI, केमी, ये केमी शब्द का मतलब होता है काली मिट्टी, जो कि मिस्र के काली मिट्टी से ये शब्द आया और वहीं से मिस्र से ही केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। लेकिन उसमें से केमिस्ट्री शब्द आया केमी से, मिस्र से, और वहाँ से लोगों ने पढ़ना, अध्ययन करना शुरू कर दिया। सबसे पहली बार वहीं हुआ था। तो अब हम पढ़ते हैं रसायन विज्ञान जो है, यह इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि रसायन विज्ञान जो है यह, इसमें जैसे रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो इस रसायन विज्ञान की जो शुरुआत हुई वह कहाँ से हुई? मिस्र से हुई। लेकिन यह 18वीं शताब्दी में एंटोनी लेवोजियर जो थे, उन्होंने सबसे पहली बार केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। इसीलिए रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी लेवोजियर हैं, ये जो रहने वाले थे ये फ्रांस के थे, ये फ्रांसीसी थे। लेकिन केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र से हुई है, लेकिन एंटोनी लेवोजियर जो थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इसीलिए ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक। तो ये भी हो सकता है, कभी कंट्रोवर्सी हो सकता है, दो लोगों को आ सकता है कि मिस्र से शुरुआत हुई, तो एंटोनी जो लेवोजियर हैं वो हो सकता है कि कहेंगे कि मिस्र के ही थे। नहीं, ये जो है फ्रांसीसी के थे। एंटोनी, ये लेवोजियर जो थे, एंटोनी लेवोजियर, ये फ्रांसीसी थे। इन्होंने क्या किए, ये जब अध्ययन करना शुरू किए तो रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से थे उसके बारे में जानते हैं, फिर उसमें किस किस चीज का अध्ययन करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रसायन को जो है अध्ययन की सुविधा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। उसमें से पहला है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे स्पष्ट पता चलता है इसके नाम से ही, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि भौतिक गुण, संरचना, प्रभाव, ये भौतिक प्रभाव के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या है, प्रकाश संश्लेषण के प्रभाव क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हम लोग भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक से नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन जिस चीज़ में भी होगा वो सब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आ जाएगा। तो जैसे हो गया ईंधन, हो गया प्लास्टिक, हो गया खाद्य योजक, जो भी खाने पीने वाला सामान है वो सब, प्रकाश संश्लेषण, जैसे इसमें भी कार्बन होता है C6H12O6, इस तरह से ग्लूकोज को सूर्य की स्थिति, उपस्थिति में जो है सो अभिक्रिया करता है, फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। तो इस तरह से जिस चीज़ में भी कार्बन की बात होगी वो सब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आ जाएगा। और अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ते हैं जो गैर हाइड्रोकार्बनिक होता है, मतलब जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जैसे हो गया। और इसमें ज़्यादातर चीज़ों जो है वो सब निर्जीव चीज़ें होते हैं, जैसे धातु हो गया, खनिज हो गया, सेल हो गया, रेडियो सक्रिय तत्व, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो चीज़ों का हम अध्ययन करना शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला चीज़ क्या होगा? सबसे पहला चीज़ है पदार्थ। तो पदार्थ कहते किसको हैं? जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े थे कि पदार्थ का मतलब होता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें वजन हो और जिसको महसूस किया जा सके, वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे हो गया हवा, हो गया पानी, हो गया गैस, हो गया, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। लेकिन
क्या प्रकाश पदार्थ है? नहीं, क्योंकि वह स्थान नहीं छेक रहा है, इसलिए प्रकाश को छोड़ करके जितने भी चीज़ हम धरती पर देखते हैं वो सभी के सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। तो पदार्थ को जैसे वर्गीकरण किया गया, पदार्थ को पहले तो इसका भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण किया गया। तो भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण किया गया। भौतिक वर्गीकरण जो हो गया यह जो है ठोस, द्रव, गैस, इसके अवस्था के आधार पर किया गया। तो हम लोग इस 3 अवस्था के बारे में मुख्य रूप से जानते हैं, लेकिन 2 और भी अवस्था है। चौथी अवस्था पदार्थ की प्लाज्मा है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। उसके बारे में बताएंगे हम अच्छी तरह से कि उसकी खोज कब हुई और उसके लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया और कब दिया गया, ये सब के बारे में, प्लाज्मा के बारे में बताएंगे आगे की वीडियो में। चलिए, उसके बाद ये भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्था के आधार पर हो गया। रासायनिक वर्गीकरण जो है इसमें होता है 2 प्रकार से, एक तो शुद्ध पदार्थ होता है, दूसरा अशुद्ध पदार्थ होता है। अब शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ में शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो तत्व होता है और यौगिक होता है। इसके उदाहरण के साथ हम समझते हैं। और मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका उदाहरण कैसे हम लोग याद रखेंगे। समांगी और विषमांगी, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले देखिए, ठोस के बारे में तो जानते ही हैं कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस हो गया। और द्रव में क्या होता है, इसका जैसा आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस में तो ये दोनों में से कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ में अब तत्व और यौगिक, तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे केमिस्ट्री में कि 118 प्रकार के तत्व की खोज हो चुकी है। तो ये तत्व हो गया। इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल। और यौगिक जो है, यौगिक का मतलब हो गया जितने भी चीज़ों का फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में, जो भी चीज़ का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होगा वो सब के सब यौगिक के साथ है। जैसे कि हम लोग जल के बारे में बोलते हैं तो जल का हो जाता है फॉर्मूला H2O। H2O क्या है? यह एक फॉर्मूला है। उसी तरह से जैसे हो गया CH4 हो गया, मीथेन हो गया, ये अमोनिया हो गया, NH3। इस तरह से जितने भी चीज़ों का रासायनिक फॉर्मूला होता है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? यौगिक हो जाएंगे। तो ये तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इस तरह से पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है, तो उसमें बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, वो जल भी दे देता है, उसके बाद अन्य चीज़ें भी दे देगा। तो इसमें तत्व और यौगिक जो भी होगा, क्योंकि यौगिक का परिभाषा याद रहेगा तभी जाकर के यौगिक के बारे में समझे हुए रहेंगे, तभी शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ में हम अंतर कर पाएंगे। तो यौगिक का मतलब होता है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ एक निश्चित अनुपात में जो भी चीज़ें बनेगा वो होगा यौगिक कहलाएगा। निश्चित अनुपात होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसके हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर के जल बना। उसी तरह से CH4 जैसे है, कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के, परमाणु मिलकर के ये बनाया, इस फॉर्मूला बनाया। NH3 में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, इस तरह से बना। तो यौगिक भी है शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण आता है। मिश्रण के अंतर्गत समांगी, जिसको होमोजीनियस, और विषमांगी हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो समांगी और विषमांगी क्या होता है? समांगी का मतलब वैसा विलयन जिसमें दो या 2 से अधिक चीज़ों को मिलाने से वो अच्छी तरह से मिल जाए, सभी जगह पर उस द्रव में जैसा समान गुण पाया जाएगा। मतलब कि अगर हम पानी को चीनी घोल दें पानी में तो क्या हो जाएगा? वो अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसको अलग अलग करने के लिए हमको किसी न किसी रासायनिक विधि से उसको अलग करना पड़ेगा। विषमांगी में क्या होता है? जैसे हम लोग पानी में बालू मिला दिए तो ऑटोमेटिक वो कुछ देर के बाद नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे जो विलयन होंगे वो सब विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। अब आते हैं तत्व के बारे में, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। धातु ये इसका मतलब हो गया जो विद्युत और उष्मा का चालन करता हो, धातु कहलाएगा। अधातु हो जाएगा जो मतलब विद्युत और उष्मा दोनों का चालन नहीं करता हो। और उपधातु हो जाएगा जो कि हल्का हल्का सा उसमें करंट जा रहा हो, एकदम पूरी तरह से नहीं जा रहा हो लेकिन हल्का हल्का सा जा रहा हो। इसके बारे में अपवाद भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जो है अधातु का भी कुछ अपवाद है और उपधातु का भी अपवाद है। तो उसके बारे में पढ़ लेंगे कि ये कौन सा है। चलिए आगे हम अब देखते हैं कि ठोस, द्रव, गैस के कुछ सामान्य गुण बढ़ते हुए क्रम में। इस सामान्य गुण के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले होता है गतिज ऊर्जा। ठोस, द्रव, गैस में क्या होता है? गतिज ऊर्जा। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या होता है, आपको समझेंगे कि गतिज ऊर्जा होता क्या है। गतिज ऊर्जा का मतलब होगा कि कोई भी चीज़ का गति कितनी तेजी से कर रहा है, उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो उसी को कहेंगे गतिज ऊर्जा। जैसे वो गैस तो बहुत तेजी से गति करता है, जो ही थोड़ा सा भी लीक होता है वो बहुत तेजी से गति करता है। द्रव थोड़ा कम होता है, ठोस तो बहुत ज़्यादा कम, मतलब ठोस तो होता ही नहीं के बराबर होता है। तो गैस में जो गति
गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगा क्योंकि गैस बहुत तेजी से फैलता है। द्रव में उससे कम फैलता है, लेकिन ठोस जो है वह नहीं के बराबर फैलता ही नहीं है। कोई भी ठोस चीज रहता है, जैसे ये मार्कर है, तो ये थोड़ा है कि ये पसर जाएगा या बड़ा हो जाएगा या ये फैलने लगेगा, नहीं फैलेगा। तो इस तरह से गैस का सबसे ज्यादा विस्तार होता है, तो गतिज ऊर्जा उसमें अधिक हो जाती है, द्रव उससे थोड़ा कम होता है और गैस का तो नहीं के बराबर होता है। उसके बाद अंतराण्विक स्थान मतलब क्या, ये जो जिस चीज से पदार्थ बना हुआ है, जिस कण से बना हुआ है, उस दो या दो से अधिक कण से मिलकर के कोई भी पदार्थ बना होगा, ढेर सारे कण से मिलकर के कोई भी पदार्थ बनते हैं, तो उसमें अंतराण्विक स्थान का मतलब है दो कणों के बीच में स्थान का कितना अंतर है, यह हो गया अंतराण्विक स्थान। तो गैस में जो है सबसे ज्यादा स्थान, दूर दूर तक गैस के कण रहते हैं, उससे कम दूरी पर रहते हैं द्रव का, और सबसे कम दूरी पर रहते हैं ठोस। इसीलिए ठोस आपस में बहुत ज्यादा पकड़े हुए रहते हैं, जिससे कि वो ठोस होते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलपीजी जैसे होता है तो वो द्रवित अवस्था में रहता है, क्योंकि लेकिन जब हम सिलेंडर खोलते हैं तो वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो उसको कंप्रेस करके उसको क्या किया जाता है, उसके कण को सटा दिए जाते हैं, जिससे कि वह द्रव अवस्था में हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अंतराण्विक स्थान यानी कणों के बीच का जो अंतर होगा वह गैस का होगा, उससे कम द्रव का होगा और सबसे कम ठोस का होगा अंतराण्विक स्थान। और विसरण जो है, विसरण सबसे अधिक, जैसे गतिज ऊर्जा अधिक हो गया उसी तरह से विसरण भी गैस में सबसे अधिक होगा, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम ठोस में होगा। अब आते हैं घनत्व के बारे में। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब है एक बर्तन ले लेंगे और उसमें कण की जितनी अधिक मात्रा डालेंगे तो घनत्व ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब घना, घना का मतलब समझते ही होंगे कि मतलब कि बहुत ज्यादा छोटे स्थान में बहुत ज्यादा चीज आ जाएगा तो ज्यादा घना, और कम स्थान कम चीज रहेगा तो कम घना होगा। तो उसी तरह से वही हो गया घनत्व। तो ठोस के जो है कण बहुत ज्यादा सटे सटे रहते हैं तो घनत्व अधिक होता है, उससे कम द्रव का होता है और सबसे कम गैस, गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं तो उसमें घनत्व बहुत ही कम होता है, इसीलिए तेजी से फैलते भी हैं। अब आता है अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल, कण जो है आपस में एक आकर्षण बल लगाता है, तो उसमें ठोस का जो है बहुत ज्यादा बल लगा हुआ रहता है, जिसके कारण वह मजबूत रहता है, और द्रव का उससे कम होता है और गैस का तो बहुत ही कम होता है। उसके बाद है ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है, एक ही प्रकार के कणों के बीच में लगने वाला जो बल होगा उस ससंजक बल कहलाता है। जैसे कि हम लोग ठोस द्रव गैस, जैसे ये पदार्थ जैसे पानी हो गया ना, बर्फ हो गया, और उसके बाद ये जल हो गया और गैस हो गया, इनके बीच ससंजक बल लगता है। लेकिन यदि हम मार्कर से यहाँ लिख रहे हैं तो थोड़ा देर के बाद देखते हैं कि मार्कर ये पसरने लगता है, एक ही प्रकार के कण नहीं है, ये बोर्ड का कण कुछ अलग प्रकार का है, मार्कर के इंक का कण अलग प्रकार के है। इसीलिए क्या होता है, इसके बीच जो बल लगता है उसको कहते हैं असंजक बल, और एक ही प्रकार के कण के बीच में लगेगा तो उसको कहेंगे ससंजक बल। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा कि ससंजक बल किसके, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है, और असंजक बल अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है तो इसको असंजक बल कहते हैं। तो ये ठोस में सबसे अधिक होता है, द्रव में कम होता है और गैस में तो बहुत ही कम होता है। हम चर्चा कर लिए थे कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस। उसके अलावा भी हम बताएं कि दो अवस्था और होते हैं। तो चौथा अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था, जिसका सर विलियम क्रूप्स ने 1879, देखिए इसको याद कैसे रखना है, 1880 और -1, इससे क्या रहेगा, मतलब कि अच्छा रहेगा याद करने में कि इसमें 79, 89, 69 में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए कि याद रहेगा कि 80 - 1 था, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो नामांकन था, इरविंग लेगम्यूडर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही चौथी अवस्था जो प्लाज्मा था या प्लाज्मा नाम दिया था। और इसका जो ताप होता है इस अवस्था का, ये 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यह होता कैसा है, जैसा कोई चीज़ मोम होता है ना, उस तरह का, मतलब जैसे हम लोग को सर्दी खोखी हो जाता है तो मुंह से ने कफ निकलता है, उस तरीके का होता है। जो इसी के कारण कोई भी तारे हैं, जैसे सूरज हैं, उसमें जो है बहुत ज़्यादा चमक होती है और उसमें ताप होता है, ये इसी अवस्था के कारण। तो जितने भी तारे होते हैं उसमें कहेगा कि ऊर्जा किस रूप में रहता है, तो किस अवस्था में रहता है, तो प्लाज्मा अवस्था में किसी भी तारे का जो ऊर्जा होता है प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है। इसके ताप के बारे में पता चल गया, 20,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका खोज सर विलियम क्रूप्स ने कितना में, 1880 - 1 यानी कि 79 में किया था। और इसका नामांकन इरविंग लेगम्यूडर ने किया था, और इसमें 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। अब देखिए पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ने 1920 ईस्वी में सत्यनारायण बोस द्वारा यह अवस्था की खोज किया गया था। इसके लिए क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया कॉर्नेल बी मैककेट्रेल को, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
ये पांचवी अवस्था, इसके बारे में आइंस्टीन इसी के आधार पर पांचवी अवस्था के बारे में खोज किया था, इसीलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तीन वैज्ञानिक थे, बोस से ये सत्येंद्रनाथ बोस थे और आइंस्टीन थे और कंडेंसेट, तो इसके लिए कॉर्नेल को और बी मैककेट्रेल को नोबेल पुरस्कार इसी की खोज के लिए दिया गया था। पदार्थ के अवस्था के बारे में हम पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज होगा, दूसरा रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज। तो ये दो प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ बदलेगा तो वह पुनः उस अवस्था में आ जाएगा, मतलब इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसमें क्या होता है कि वो अवस्था परिवर्तन करता है, उसके बाद पुनः उस अवस्था में नहीं आ सकता है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है, तो वो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन उसको। भौतिक परिवर्तन में पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है, पुनः उस अवस्था में नहीं आता है। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जिससे हम समझेंगे आसानी से कि कैसे होता है, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, उसके बारे में हम मुख लिए हैं। बाकी तो आपको पता है कि जिसको हम पुनः उस अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में बदला था, तो वो हो गया भौतिक। जो नए पदार्थ बन गया उसको नहीं ला सकते हैं पूर्व अवस्था में, तो रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसके कुछ उदाहरण है जिससे मिस्टेक होता है, उसी उदाहरण को लिए हैं हम, फालतू के उदाहरण हमने नहीं लिया। जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघल रहा है तो उसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा है, तो मोमबत्ती का पिघलना जो हो गया वो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन मोमबत्ती का जलने की बात कहेगा तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती जब जल गया तो जो चीज़ पूर्ण दहन यदि हो गया तो मोमबत्ती का कोई भी पार्ट्स बचेगा नहीं, पूरी तरह से जल जाएगा। लेकिन पूर्ण दहन नहीं होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग जलाते हैं मोमबत्ती तो उसमें बच जाता है, लेकिन पूर्ण दहन होगा तो वो मोम भी नहीं बचेगा, वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब बदल जाएगा। तो मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना है, क्योंकि दहन प्रक्रिया जितना भी होता है वो सब होता है रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसमें विद्यार्थी मिस्टेक क्या करता है कि यह कपूर का जलना को भी रासायनिक परिवर्तन, दहन कहता है, दहन जो है रासायनिक प्रक्रिया है, इसीलिए कपूर का जलना भी रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ऊर्ध्वपातज हम क्यों कहते हैं, ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में, द्रव में नहीं बदल करके डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका मतलब यह है कि फिर हम गैस से उसको हम ला सकते हैं ठोस अवस्था में, इसीलिए ऊर्ध्वपातज पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है और पुनः उस अवस्था में आ भी सकता है। इसीलिए कपूर का जलना जो है वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ना कि रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वह ठोस से गैस बना है और गैस को जब ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। इसीलिए जितने भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं वो सब जैसे हो गया कपूर हो गया, और भी चीज़ें होती है इसके अलावा भी, वो सब ऊर्ध्वपातज। जब हम आगे पढ़ेंगे तो ऊर्ध्वपातज जितने भी पदार्थ होते हैं उसके फॉर्मूला के साथ हम लोग पढ़ लेंगे ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये भी भौतिक परिवर्तन ही है। और लोहे का चुंबकीकरण, क्योंकि लोहे का चुंबकीकरण, लोहा अगर चुंबकित हुआ तो वो उसको फिर हटा सकते हैं, उसमें कोई मतलब ऐसा नया पदार्थ नहीं बना। अब आते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन मक्खन का खट्टा होना, जब खट्टा हो गया तो पुनः वह मक्खन की अवस्था में, उस अवस्था में दूध जैसा रहता है वैसे नहीं बन सकता है। और खाने का पचना, ये भी क्या है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जब पच जाएगा तो पुनः उस अवस्था में नहीं आएगा जैसा हम खाए थे। लकड़ी का जलना, तो जितने भी दहन प्रक्रिया होगा वो सब के सब रासायनिक परिवर्तन होंगे, लेकिन ऊर्ध्वपातज पदार्थों को छोड़ करके। फास्फोरस का केरोसिन में डालना, आप फास्फोरस को केरोसिन में डालना क्यों लिखे, क्योंकि देखिए फास्फोरस को केरोसिन में डालना और सोडियम को पानी में डालना, दोनों उल्टा लिखा हुआ है। जबकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम को ये जो डाला जाता है केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह जलने लगता है, इसीलिए सोडियम को हम केरोसिन में डालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किए, सोडियम को पानी में डाल दिए, और जब सोडियम को पानी में डाल देंगे तो ऑक्सीजन रहता है पानी में, अब ऑक्सीजन रहने की वजह से यह जलने लगेगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और फास्फोरस को डाला जाता है पानी में रखा जाता है, तो वह केरोसिन में डाल देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा। इसीलिए फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालेंगे, केरोसिन तेल में डालने से यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और सोडियम को जल में डालेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, जलने लगेगा, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद प्लेटिनम तार का जलना और पदार्थों का किण्वन जो होता है, फर्मेंटेशन होता है, यह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आज के लिए इतना ही। तो हम जैसे इसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे, बेसिक के बारे में, केमिस्ट्री के बेसिक के बारे में एक वीडियो और आपको देंगे, उसके बाद हम अगले चैप्टर पर चलेंगे। फिलहाल आज भर इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।